बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सेकंड ईयर की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर बेटा हम न्यूटन्स लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को समझेंगे। ये टॉपिक इस चैप्टर का पहला टॉपिक है बेटा, और इससे पहले थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन बताया गया है। और ये टॉपिक बेटा पेज नंबर 8 से स्टार्ट होकर पेज नंबर 9 पर एंड होगा। जैसे बेटा फर्स्ट ईयर में मैंने हर टॉपिक के बेटा आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे और वहीं से समझाया था, और बेटा आप वहीं से याद भी कर सकते थे। इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि मैं इस साल भी आपको हर टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड करूं और वहीं से समझाऊं और वहीं से आप याद भी कर सकें। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा ग्रेविटी का नाम सुनकर अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की एग्जिस्ट करती है, लेकिन बेटा सच ये है इस यूनिवर्स में, इस कायनात में जो भी चीज़ मैस रखती है उसकी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। मतलब ग्रेविटी बेटा एक फंडामेंटल फोर्स है और ये पूरी यूनिवर्स में मौजूद है। जो भी चीज़ बेटा सियारे, तारे, हर चीज़ जिसके पास मैस एग्जिस्ट करता है उसकी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। और ये सारी चीज़ें जो अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मून जो है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ जो है सन की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी का एक अहम रोल है। तो हम इसके की पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? ग्रेविटी इज द फंडामेंटल फोर्स दैट शेप्स द यूनिवर्स। It keep object on Earth and control the motion of stars and galaxies. For example, beta, the Milky Way galaxy is held together by gravity with star, dust and gas orbiting its center. बेटा ये जो है हमारे पास ये मिल्की वे गैलेक्सी है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी बेटा मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मतलब ये जो सूरज और 8-9 सितारों का नाम आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, ये सारे का सारा बेटा इस मिल्की वे गैलेक्सी के कहा जाता है कॉर्नर पर कहीं पर मौजूद है। मतलब इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सूरज जैसे हजारों लाखों सियारे सितारे मौजूद होंगे, और कॉर्नर से बेटा इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस बताया जाता है वो है बेटा 26,000 लाइट ईयर। मतलब बेटा ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये इतना बड़ा है, और इसके सेंटर में बेटा ये जो होल आपको नजर आ रहा है ये ब्लैक होल है, जिसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ लोकल ग्रुप। ये लोकल ग्रुप क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा लोकल ग्रुप जो है ये बेटा गैलेक्सीज का एक शहर है, जिसके अंदर बेटा मिल्की वे जैसे वो आपको गैलेक्सीज नजर आएंगे, जिसमें से फेमस बेटा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि बेटा तकरीबन मिल्की वे गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। और ये था बेटा एक छोटा सा ये पूरे यूनिवर्स का व्यू, जिसमें बेटा ग्रेविटी एक अहम रोल प्ले करती है। पहला टॉपिक है बेटा हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है बेटा? कहा जाता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हैं तो बेटा वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो रूल है बेटा ये पूरे यूनिवर्स में एक जैसा रहता है, जिसकी वजह से हम इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसके बेटा दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है ये? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses। मतलब जितना ज्यादा मैस ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट्स का उतनी ज्यादा फोर्स होगी। यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है बेटा कि अगर फर्ज करो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे अर्थ, और एक छोटा ऑब्जेक्ट है जैसे ह्यूमन या कोई भी चीज़ आप ले लें, कुर्सी ले लें, तो बेटा उन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी क्या वो कम होगी या ज़्यादा होगी? यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के। तो बेटा बेशक एक चीज़ का मैस कम है, दूसरी चीज़ का मैस ज़्यादा है, तो बेटा ज़्यादा मैस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। इसी वजह से बेटा जो अर्थ का मैस है अर्थ के ऊपर मौजूद चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से बेटा अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थ हर चीज़ को सेम फोर्स से खींचती है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम रहता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादातर जिस मैस की वजह से फोर्स लगती है वो अर्थ का अपना मैस होता है, जिसकी वजह से बेटा सरफेस के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सेम रहती है हर ऑब्जेक्ट के लिए।
तो बेटा हम यहाँ पर कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर भी बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 के करीब आ जाए, साथ टच कर जाए, तो क्या डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान खत्म हो जाएगा? नहीं, ग्रेविटी हमेशा बेटा कोर्स से अप्लाई होती है, और इसका जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं बेटा, वो हर ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट तक होता है। अगर बेटा ये दोनों एक दूसरे के साथ भी आ जाएं, तब भी बेटा इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा और ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा इसको हम लिखेंगे कैसे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और बेटा इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो बेटा हमारे पास रिलेशन बनेगा F प्रोपोर्शन m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करेंगे तो बेटा हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और G इज इक्वल टू 6.67 10⁻11। ये इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, जो कि बेटा सेम रहेगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास की प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, रिपेल नहीं करेगी। ग्रेविटी नेवर रिपेल, इट ऑलवेज पुल मैसेज टुगेदर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटी कभी भी बेटा किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि एयर में ग्रेविटी ज़्यादा है, पानी में ग्रेविटी कम है। हर जगह पर एक जैसी ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी। और थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर डिस्टेंस बेटा डबल हो जाएगा तो बेटा फोर्स 1/4 हो जाएगी, क्योंकि बेटा अगर फार्मूले पर गौर करें आप, तो आर का स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस डबल करेंगे हम, तो फोर्स जो है वो 1/4 रह जाएगी। और इस ग्राफ में भी देखें तो बेटा इस पहले पॉइंट के ऊपर फोर्स भी F1 है और आर भी R1 है। लेकिन बेटा जैसे ही मैंने डिस्टेंस को डबल किया, 1R से 2R हुआ, तो बेटा जो फोर्स है वो एकदम कम हो जाएगी और 1/4 पर आ जाएगी। और इसी तरह बेटा अगर हम डिस्टेंस फर्दर बढ़ाएंगे, 3R करेंगे, जो फोर्स है बेटा वो 1F से 1/9 F पर आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर अगर देखें, इफ डिस्टेंस डबल फोर्स बिकम 1/4, इफ डिस्टेंस ट्रिपल फोर्स बिकम 1/9। ग्राफिकली ये शो किया जा रहा है हाइपरबोलिक डिक्रीज जो है, कि जैसे जैसे हमारे पास ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होती जाएगी। और ये शो करता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पेयर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। जो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इसी तरह है। हमारे पास बेटा यहाँ पर अगर अर्थ जो है मून के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो बेटा मून भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या ये फिजिकली हमें नजर आता है? बिल्कुल बेटा। जो मून रिवॉल्व कर रहा है बेटा अर्थ के सराउंडिंग में, वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या मून की फोर्स अर्थ पर एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो समुंदर के अंदर लंबी लंबी लहरें पैदा होती हैं, जिनको हम टाइड्स का नाम देते हैं बेटा, उनका जो मेन सोर्स होता है बेटा वो मून ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। मतलब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुंदर के ऊपर लहरें पैदा होती हैं। और बेटा इसको हम लिखेंगे कैसे? इफ मैस m1 exert a force F12, मतलब जो m1 ने बेटा फोर्स लगाई F12, देन m2 exert force F21 on n1, तो बेटा m2 भी m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो होगी F21। These forces are equal in magnitude but opposite in direction। जैसे बेटा हम इसको पहले लिखते थे कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब जितनी फोर्स हम अर्थ के ऊपर लगाएंगे उतनी ही अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।